Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are doing great. This is lecture number 5 of unit number 2 and I am Laiba Faisal. Today we are going to discuss the topic breathing of our unit respiration. It's all about energy. Learning objectives of this lecture are that at the end of this lecture students would be able to know the structure of lungs and the breathing process. Today we are going to discuss page number 101, 102 and 103. So let's start. Do you know what is breathing? Breathing क्या होता है? Breathing के बारे में हम पहले भी इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं. Breathing क्या होती है? So a way of getting oxygen into the body and carbon dioxide out of the body is called breathing. सांस को अंदर लेकर जाना और सांस को बाहर निकालना, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर लेकर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना is called breathing. So now we are going to look at the structure of lungs. Lungs कैसे कहते हैं हम सबको पता है कि lungs कहते हैं फेफड़ों को. The lungs are two elastic pouches lying inside the ribs. Lungs जो हैं वो जैसे elastic bags की तरह के हमारे ribs में जो हमारी पसलियां हैं उनके नीचे मौजूद हैं. ये elastic इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये stretchable होते हैं, ये फूलते हैं फिर सिकुड़ते हैं, फिर फूलते हैं फिर सिकुड़ते हैं, इसलिए इनको elastic pouches कहा जा रहा है. They are connected to the air outside the body by the windpipe or trachea. ये हमारी बॉडी के बाहर कनेक्टेड होते हैं. ये हमारे लंग्स जो हैं वो हमारी बॉडी के बाहर एयर से कनेक्टेड होते हैं थ्रू ये विंड पाइप के ज़रिए. यानी जो हमारी सांस की नाली है ये हमें बाहर की एयर से, हमारे लंग्स को बाहर की एयर से जोड़ती है. इसे हम विंड पाइप आम ज़बान में यानी हमारी सांस की नाली या हम साइंस की लैंग्वेज में इसे ट्रेकिया कहते हैं. तो ये ट्रेकिया हेल्प करता है लंग्स और बाहर की एयर को कनेक्ट करने के लिए. ट्रेकिया लाइज एट द बैक ऑफ माउथ एंड नोज. ट्रेकिया हमारे मुंह और नाक के बैक साइड पर, पिछली साइड पर मौजूद होता है. ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई और सिंगुलर ब्रोंकस. अब देखो सबसे पहले तो हमारी नोज है, ये नोज लेकर जाती है हमें हमारे ट्रेकिया तक. अब ये ट्रेकिया जब हमारे लंग्स के करीब पहुंचता है तो ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है. यहाँ पे आपको एक लंग जो है उसका कट करके उसको एक सेक्शन दिखाया जा रहा है आपको, और यहाँ पे आपको ये इसका आउटर सरफेस दिखाई जा रही है. तो यहाँ पे ये जो ट्रेकिया है ये जाकर दो मेन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है. यानी जो हमारी सांस की नाली है ये हमारे लंग्स के करीब जाकर दो मेन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है और इन दोनों को हम ब्रोंकाई कहते हैं. अगर हम एक की बात करेंगे, सिर्फ एक का नाम लेंगे तो हम इसको ब्रोंकस बोलेंगे, सिंगुलर इज ब्रोंकस, लेकिन दो को हम ब्रोंकाई कहते हैं. One of these goes into each lung before dividing into smaller tubes called bronchioles. अब ये जब हर एक जो ब्रोंकस है, हर ब्रोंकस अब लंग्स में एंटर होने के बाद छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है और इन छोटी छोटी ब्रांचेस को जो ब्रोंकस से निकलती हैं इन्हें हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं. After yet more branching, the tubes end in tiny, thin-walled air sacs called alveoli. इनकी मज़ीद और भी छोटी छोटी ब्रांचेस बन जाती हैं और फिर इनके एंड्स पर एयर सैक्स मौजूद होते हैं. छोटे छोटे आप कह लें थैलियाँ सी मौजूद होती हैं जिन्हें हम alveoli कहते हैं. Lining all of the air passage are two type of cells. अब ये जो हमारा पूरा air passage है ये हमारा नोज या ट्रैकिया है जहाँ से एयर गुजर कर आती है हमारे लंग्स तक और हमारे लंग्स से वापस जाती है बाहर. इसके ऊपर इसकी लाइनिंग पे दो तरह के सेल्स मौजूद होते हैं. वन टाइप इज कवर्ड विद टाइनी हेयर कॉल्ड सीलिया. एक तरह के जो सेल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे बालों से बने, बाल जो हैं वो छोटे वो बाल हमारे जो इस पूरे ट्रैक में मौजूद हैं वो उन सेल्स से बने होते हैं और उन्हें हम सीलिया कहते हैं. हमारे नोज में और हमारे विंड पाइप में छोटे छोटे बाल होते हैं जिन्हें हम सीलिया कहते हैं. द अदर प्रोड्यूसेस अ स्टिकी लिक्विड कॉल्ड म्यूकस. और जो दूसरी तरह के सेल्स होते हैं वो एक स्टिकी सा लिक्विड प्रोड्यूस करते हैं हमारे नोज में और हमारे इस ट्रैकिया में जो भी हमारा एयर पैसेज है इसमें, और इन सेल्स को हम म्यूकस कहते हैं. तो दो तरह के सेल्स होते हैं, सीलिया और म्यूकस. सीलिया वो छोटे छोटे हेयर्स जो हमारे एयर पैसेज में मौजूद हैं और म्यूकस वो स्टिकी लिक्विड. Small dust particles and bacteria stick to the mucus.
जो हम जब सांस लेते हैं, जो हम एयर अंदर लेकर जा रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। अब क्या होता है कि जब हम सांस लेकर जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स अगर वो डस्ट पार्टिकल्स हमारे लंग्स तक पहुंचेंगे तो वो हमारे बॉडी के सेल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो होता क्या है कि वो सेल्स यहाँ पे मौजूद म्यूकस में, क्योंकि म्यूकस स्टिकी लिक्विड है ना, यानी उसमें चीज़ें चिपक सकती हैं, तो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो आकर म्यूकस में स्टिक हो जाते हैं। The cilia beat to carry the mucus up to the back of the mouth where it is swallowed. और सीलिया क्या करते हैं, सीलिया की मूवमेंट यानी जो हेयर्स हमारी नोज में या हमारे ट्रैकिया में मौजूद होते हैं वो उन डस्ट पार्टिकल्स को अपनी मूवमेंट से इकट्ठा करते हैं और हमारे माउथ की यानी हमारे मुंह की बैक साइड पे लेकर चले जाते हैं और वहाँ से हम उन्हें swallow कर लेते हैं यानी निगल लेते हैं। ऑक्सीजन मूव्स इनटू ब्लड सिस्टम बाय डिफ्यूजन। अब यहाँ पर हमने इनहेल की ऑक्सीजन, ये हमारे सिस्टम में एंटर हुई, जो भी एयर थी उसमें ऑक्सीजन मौजूद थी। अब यहाँ से हमारे ब्लड हमारे लंग्स में पहुँचने के बाद वो ब्रोंकाई से एंटर होगी ब्रोंकियोल्स में, और ब्रोंकियोल्स से फिर वो एयर सैक्स में जाएगी, एयर सैक्स से फिर वो हमारे ब्लड में शामिल हो जाती है। और ये ब्लड में हमारे कैसे शामिल होती है, डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए। हम देख चुके हैं कि डिफ्यूजन का प्रोसेस movement of particles from higher position, higher concentration to their lower concentration is called diffusion। तो वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए ये ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी में शामिल हो जाती है, हमारे ब्लड में शामिल हो जाती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं एल्वियोलाई क्या होते हैं। एल्वियोलाई हमने देखा था हमारी हमारे जो ब्रोंकियोल्स हैं वो एंड पे उसके एयर सैक्स या एल्वियोलाई मौजूद होते हैं। बिकॉज देर आर थाउजेंड्स ऑफ वेरी स्मॉल एल्वियोलाई देयर इज अ वेरी बिग सरफेस एरिया फॉर द ऑक्सीजन टू डिफ्यूज अक्रॉस। क्योंकि हमारे लंग्स में हज़ारों की तादाद में छोटे छोटे एल्वियोलाई मौजूद हैं, तो इनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी मदद से ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बॉडी में जा सकती है। अब देखो इस तरह से आपको ये बड़ा करके एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये हमारे ब्रोंकियोल्स हैं। अब इनके एंड पे इस तरह से एयर सैक्स मौजूद होते हैं और एयर सैक्स के ऊपर होती हैं कैपिलरीज, बारीक बारीक हमारी कैपिलरीज मौजूद होती हैं जिनके अंदर ब्लड होता है। अब होगा क्या कि यहाँ से जो ऑक्सीजन आ रही है वो यहाँ से डिफ्यूजन के प्रोसेस से एयर सैक्स से निकलकर हमारी कैपिलरीज में शामिल हो जाएगी, और इसी तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से आ रही होगी वो इन कैपिलरीज की मदद से वो इन एयर सैक्स में चली जाएगी, और जब हम ब्रीद आउट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी। The walls of the alveoli are very thin, in places just one cell thick। जो इसकी दीवारें होती हैं, क्योंकि डिफ्यूजन का प्रोसेस होना होता है, यानी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ने ब्लड में शामिल होना होता है और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स ने हमारे एल्वियोलाई में जाना होता है, तो इनके सेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं। अक्सर जगहों पर सिर्फ एक सेल मौजूद होता है, यानी इनकी वॉल जो है वो इतनी ज़्यादा बारीक होती है कि उसमें सिर्फ एक सेल मौजूद होता है। The lining of the alveoli is moist so that the oxygen can dissolve। इसकी जो लाइनिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा मॉइस्ट होती है, जो एल्वियोलाई की बाहर जो सरफेस होता है वो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होता है, ताकि ऑक्सीजन जो है वो इजीली हमारे ब्लड में डिसॉल्व हो सके। The alveoli are surrounded by a dense network of tiny blood vessels called capillaries। हमारे एल्वियोलाई के बाहर बहुत ज़्यादा कैपिलरीज मौजूद होती हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, और ये क्या करती हैं, दीज कैरी द ऑक्सीजन अवे एंड ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड बैक। ये ऑक्सीजन को यहाँ से लेकर जाती हैं बॉडी में, और बॉडी से आने वाला कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे वापस एल्वियोलाई में ट्रांसफ़र कर देती हैं। यहाँ पे आपको पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम दिखाया जा रहा है, जिसमें नोज़ है, ये हमारा माउथ है, ट्रेकिया हमने देखा विंड पाइप को कहते हैं जो हमारे सांस की नाली है। ये आपको बाहर रिब्स दिखाई जा रही हैं जो कि हमारी पसलियाँ कहलाती हैं, क्योंकि इन पसलियों के अंदर हमारे लंग्स मौजूद होते हैं। लंग्स में आपको यहाँ पे लंग्स का इंटरनल व्यू एक साइड पे दिखाया जा रहा है और यहाँ पे आपको आउटसाइड व्यू दिखाया जा रहा है। ओके, सो वी हैव ब्रोंकस इन आवर लंग्स, रिब्स, the ribs have been cut away to show the lungs। यहाँ पे आपको रिब्स कट करके दिखाई जा रही हैं ताकि आपको अंदर का स्ट्रक्चर नज़र आ सके। अब यहाँ पे आपको एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है। एल्वियोलाई आर अरेंज्ड इन बंडल्स। एल्वियोलाई बंडल्स की फॉर्म में, यानी ये जो एयर सैक्स हैं छोटी छोटी थैलियाँ सी मौजूद हैं, ये बंडल्स की फॉर्म में मौजूद होती हैं, जैसे कि बंचेस ऑफ ग्रेप्स, जैसे एक गुच्छा मौजूद हो ग्रेप्स का, इस तरह से ये हमारे ब्रोंकियोल्स के एंड पर मौजूद होती हैं।
ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स। ब्लड जो है वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे लंग्स तक पहुंचाता है। द कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस्ड इन रेस्पिरेशन इन द सेल्स। हमने रेस्पिरेशन के प्रोसेस में देखा था कि जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है एनर्जी के साथ साथ। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड मैंने आपको बताया था कि बॉडी रिलीज कर देती है, तो वो यहाँ पे सारी कार्बन डाइऑक्साइड आती है इन कैपिलरीज में, और यहाँ से वो दोबारा से हमारे लंग्स में शामिल हो जाती है, जिसकी मदद से हम उसको बाहर निकाल देते हैं जब हम एक्सहेल करते हैं। तो blood takes oxygen away to every cell in the body where it is used for respiration। यहाँ से जो ब्लड आ रहा है हमारे रेस्पिरेशन के प्रोसेस से, जो भी ब्लड मिल रहा है वो सारा रेस्पिरेशन के प्रोसेस से हमें जो भी ऑक्सीजन मिल रहा है वो सारा यहाँ से हमारी कैपिलरीज लेकर हमारे पूरी बॉडी के हर सेल तक जाती हैं जहाँ जहाँ रेस्पिरेशन का प्रोसेस होना होता है। कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स फ्रॉम द ब्लड इनटू द एल्विलाई बाय डिफ्यूजन। ये कार्बन डाइऑक्साइड हमने अभी देखा था कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से हो रहा होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड से एल्विलाई में जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ऑक्सीजन गोज फ्रॉम द एल्विलाई इनटू द ब्लड बाय डिफ्यूजन। इसी तरह ऑक्सीजन भी हमारे एल्विलाई से ब्लड में शामिल होती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब यहाँ पे आपको ब्रीदिंग इन का बताया गया, यानी जब हम सांस अंदर लेते हैं तो क्या होता है। द आउटर रिब्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट पुलिंग द रिब केज अप एंड आउट। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो आपका सीना बाहर आता है। वो क्यों बाहर आता है? क्योंकि हमारे जो हमारे मसल्स हैं वो फूल जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर एयर भर जाती है, हवा भर जाती है, तो वो फूलते हैं, जिसकी मदद से हमारा जो रिब केज है, जो पसलियां हैं, वो भी बाहर की तरफ आती हैं। द चेस्ट गेट्स बिगर, एयर इज सक्ड डाउन द ट्रैकिया इनटू द लंग्स। यहाँ से इस ट्रैकिया में अंदर हवा आ रही होती है, जिसकी मदद से हमारे लंग्स फुल हो जाते हैं, इनमें एयर फुल हो जाती है, और इससे हमारा चेस्ट भी बिगर साइज का हो जाता है। द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स दिस मेक्स इट टू गो फ्लैटर। हमारे लंग्स के नीचे एक ऑर्गन मौजूद है जो कि डायफ्राम कहलाता है। ये भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है ताकि बिल्कुल यूं सीधा हो जाता है, जबकि जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो वो दोबारा से अपनी पोजीशन पर आ जाता है। ब्रीदिंग इन के प्रोसेस में क्या होता है? द मसल्स बिटवीन द रिब्स कॉन्ट्रैक्ट लिफ्टिंग द रिब केज अप एंड आउट एक्सपेंडिंग द chest. At the same time, muscles contract to flatten the diaphragm, which is a dome-shaped muscle. This makes the space inside the ribcage bigger and reduces the air pressure in the lungs. Air moves into the lungs from outside through the nose and mouth because there the air pressure is higher. यही सारी बातें जो हमने डिस्कस की कि हमारे जो है एयर ट्रैकिया से एयर अंदर आती है जो कि हम इनहेल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे लंग्स फूल जाते हैं और डायफ्राम हमारा फ्लैट हो जाता है। यहाँ पे ब्रीदिंग आउट का प्रोसेस दिखाया जा रहा है कि जब हम ब्रीद आउट करते हैं, सांस बाहर निकालते हैं, तो आप देखो डायफ्राम दोबारा अपनी शेप में आ गया। जब हमने सांस अंदर लिया हुआ था तो वो थोड़ा फ्लैट हो जाता है, वो इस तरह की पोजीशन में नहीं होता, वो थोड़ा सा यूं हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। लेकिन जैसे ही हमारे लंग्स दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आते हैं तो एयर जो है वो रिलीज हो जाती है, बाहर निकल जाती है ट्रैकिया के थ्रू, और हमारे रिब के मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और हमारा चेस्ट भी स्मॉल हो जाता है। एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स, एयर जो है वो हमारे लंग्स से बाहर चली जाती है। डायफ्राम रिलैक्सेस, दिस लेट्स इट बल्ज अपवर्ड्स, और ये अपवर्ड मूव कर जाता है। द रिब एंड डायफ्राम मसल्स रिलैक्स, दिस लोअर्स द चेस्ट एंड रेजेस द डायफ्राम। द स्पेस इन द रिब केज गेट्स स्मॉलर, so the air pressure increases. This forces air out of the lungs and out through the nose and mouth. और ये जो एयर जा रही होती है ये हमारे नोज और हमारे माउथ के थ्रू बाहर निकल जाती है। अब है लंग कैपेसिटी। When the lungs are fully inflated, they hold about 5 liters of air. यानी अगर हमारे लंग्स मुकम्मल तौर पर फूल जाएं तो उनमें 5 लीटर एयर आ सकती है। However, when you are at rest or sleeping, जब आप आराम कर रहे हो या सो रहे हो तो सिर्फ 500 क्यूबिक सेंटीमीटर एयर जो है वो एक्सचेंज होती है। यानी हम सिर्फ 500 क्यूबिक सेंटीमीटर एयर जो है वो अपने लंग्स के अंदर रखते हैं जब हम रेस्टिंग पोजीशन पे हैं, कोई ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं, हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, या हम सो रहे हैं, उस दौरान हम सिर्फ 500 क्यूबिक सेंटीमीटर एयर यूज़ कर रहे होते हैं। ड्यूरिंग एक्सरसाइज यू ब्रीथ इन एंड आउट एन एक्स्ट्रा 3 लीटर्स ऑफ एयर। जबकि जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी में आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा वैसे भी
हम तेज़ी से सांस ले रहे होते हैं, हमारा सीना भी ज़्यादा फूल रहा होता है क्योंकि हम ज़्यादा एयर इनहेल कर रहे होते हैं और ज़्यादा एयर एक्सहेल कर रहे होते हैं। तो हम तकरीबन 3 लीटर्स एक्स्ट्रा एयर हम यूज़ कर रहे होते हैं, एक्सहेल और इनहेल कर रहे होते हैं जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, क्योंकि उसमें हम ज़्यादा एयर यूज़ कर रहे होते हैं और हम अपने लंग्स का भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ब्रीदिंग रेट यानी हम कितना हमारा रेट क्या है ब्रीदिंग का, कितने टाइम्स हम ब्रीथ करते हैं। एट रेस्ट यू नॉर्मली ब्रीथ इन एंड आउट अबाउट 16 टाइम्स पर मिनट, यानी रेस्टिंग पोजीशन पे जब आप कोई काम नहीं कर रहे, बिल्कुल नॉर्मली आप ब्रीथ इन या ब्रीथ आउट करते हो 1 मिनट में तकरीबन 16 टाइम्स। दिस राइजेस टू 20 और 30 टाइम्स पर मिनट व्हेन यू आर एक्सरसाइजिंग। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो उस वक्त आपकी जो इसका ब्रीदिंग रेट है वो 20 या 30 टाइम्स 1 मिनट में आप ब्रीथ कर रहे होते हैं। क्योंकि एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, हमारा सांस भी फूल रहा होता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए हम क्विकली रेस्पायर कर रहे होते हैं, क्विकली ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्रीदिंग रेट इंक्रीज कर जाता है, विच इज़ 20 और 30 टाइम्स। डिपेंड करता है हमारी एक्सरसाइज पे कि हम क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये था आपका आज का काम। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब आपका होमवर्क ये है कि आपने टॉपिक नंबर 4 लिखना है अपने रजिस्टर में। सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।